जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था भी कक्षा 12 भूगोल के अंदर कौन सी यूनिट है, वो कितने नंबर की है। जैसे कि आपको जानकारी है, 24 अक्टूबर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो संशोधित पाठ्यक्रम है इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए वो जारी कर दिया था, जिसमें अपने भूगोल विषय की अगर बात करूं तो उसमें कौन से टॉपिक हटा दिए थे ये तो हमें बता दिया गया था, लेकिन अंक विभाजन में कुछ त्रुटि रह गई थी। और जिसका मैंने आपको बताया भी था, भी मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में अगले 2-3 दिन में ही वो शिकायत है वो दर्ज करवा दी थी। और उन्होंने मुझे 15 दिन का समय दिया था, भी कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। 15 दिन बाद में जब संपर्क किया था तो यही कहा था भी 18 या 19 तारीख तक है वो जो नवीनतम अंक विभाजन का जो सिस्टम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उस कड़ी में बड़ी खुशी की बात है भी बोर्ड ने अपना वादा पूरा किया और आज यूनिट के अंक विभाजन की जानकारी है वो साइट के ऊपर उपलब्ध करवा दी। तो अब मैं आपको उसको चैप्टर वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं भी कौन सी यूनिट यानी उस यूनिट में कौन सा चैप्टर है और वो अब कितने नंबर के हैं। तो आप अच्छे से इस चीज को समझिए। और जो पहले मैंने वीडियो बना दिया था एक भी भूगोल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं वो आपके सिलेबस में हैं और कौन से हटा दिए गए हैं, कौन से चैप्टर पूरे हटा दिए गए हैं और कौन से चैप्टर में से कोई टॉपिक हटा दिया गया है, उसके वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ डाल भी दिया है, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। भूगोल के अंक विभाजन की बात करें तो उसके साथ आपको सिलेबस की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। एक चीज मैं आपको पहले कहना चाहूंगा वो ये है भी भले ही बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल सिलेबस कम किया जा रहा है, 40% के आसपास सिलेबस कम किया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा, आपके पास समय है और समय निकाल भी सकते हो, जो चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं उनको भी आपको समझना चाहिए। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भविष्य में आपको कोई प्रतियोगी परीक्षाएं या कॉलेज में जाना है तो वहां पर ये अध्याय नहीं हटाए हुए मिलेंगे, आपको वहां सिलेबस में रहेंगे। तो अगर आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हो, भविष्य में इस चीज का लाभ उठाना चाहते हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा भी इस पाठ्य पुस्तक को पूरा अच्छे से समझिएगा। वो अलग बात है भी बोर्ड परीक्षा में जो किस चैप्टर में से कितने नंबर का मैटर आएगा वो चीज अलग से मैटर करती है, वो तो आप अब यहां समझ ही लेंगे। और बोर्ड परीक्षा के लिए तो आपको उन्हीं चैप्टर को है वो अच्छे से तैयार करना है। नॉलेज के लिए आपको सारा पढ़ना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय और एक सलाह है वो आपको रहेगी। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं जिस चीज को आपको बेसब्री से इंतजार है। आपको पता है भूगोल जो विषय है या कोई भी विषय है उसमें जो प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 2 तरीके की परीक्षा होती है आपकी, एक थ्योरिकल यानी सैद्धांतिक परीक्षा और एक प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा। जहां प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो 30 नंबर की होती है और प्रैक्टिकल वाले के अंदर थ्योरिकल पेपर बोर्ड में 56 नंबर का होगा, 56 मार्क्स का होगा और 14 यानी 20% के हिसाब से 14 नंबर है वो आपके स्कूल से सत्रांक के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिसमें आपके तीनों टेस्ट और हाफ ईयरली के जो अंक है और प्लस आपकी अटेंडेंस का, आपके बिहेवियर का, उन चीजों को इंक्लूड किया जाता है इसमें। एक चीज यहां आपको मैं सलाह दे देता हूं, इस साल हो सकता है सत्रांक किस तरीके से आपको आपके सत्रांक है वो किस प्रकार से बोर्ड को भेजे जाएंगे इसका निर्णय होना बाकी है, लेकिन मैं आपको पहले ही एक सलाह दे देता हूं। आप ऑनलाइन किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न उत्तर या नोट्स के जो चैप्टर हैं अपने रजिस्टर के अंदर नोट्स हैं वो तैयार कर रहे हो, किस टाइम आप अपने टीचर के उन पर हस्ताक्षर करवा रहे हो, शायद हो सकता है इसी आधार पर आपके सत्रांक है वो भेजे जाएं। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी आप हर चैप्टर के अच्छे से नोट्स बना के आप अपने विद्यालय में जाकर अपने विषय अध्यापक को उनको जांच भी करवाना चाहिए। और इस चैनल से अगर आप जुड़े हो तो हर संडे को जो स्माइल सेट के नाम से जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी आप दिया करो और वो कॉपी भी आप अपने टीचर को दिखाया करो,
तो उससे आपके ये 14 नंबर का काम बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि तीनों टेस्ट और हाफ ईयरली के बारे में तो अभी सोच ही नहीं सकते भी वो होंगे क्या, बहुत इम्पॉसिबल काम है ये। आप भी इस चीज को समझते हो भी, हमारी एनुअल परीक्षा हो जाए वही एक बड़ी बात है। तो इसलिए आप नोट्स बनाते रहें हर चैप्टर के। जो बच्चे लेट जुड़े हैं कोई बात नहीं, जागे तभी सवेरा, अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप हर वीडियो को आप नोट्स रूप में उतारते रहिए। और तो टोटल वही 100 नंबर का। अब 56 नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में दोनों में अलग अलग पास होना होता है। थ्योरिकल में अलग से पास करना होता है, प्रैक्टिकल परीक्षा भी अलग से पास करनी होती है। 33% मार्क्स है वो हमें लेने होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे खंड 1 की बात कर लेते हैं। खंड 1 के अंदर आपके कौन कौन से पाठ है, ध्यान दीजिए। आपका जो पहला और दूसरा जो चैप्टर है, जो आपकी यूनिट 1 है, पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, और दूसरा है विश्व की प्रमुख जनजातियां। इन दोनों चैप्टर की ये जो 1 नंबर यूनिट है, ध्यान दीजिए ये 6 नंबर की है। अब तो यानी पहले और दूसरे पार्ट से, इन दोनों पार्ट में से 6 नंबर का बोर्ड में प्रश्न आना है। वो 1-1 नंबर के हो सकते हैं, 2-2 नंबर के, 3 नंबर के या 4 नंबर के हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए पहला और दूसरा चैप्टर है वो 6 नंबर का है। बात करें दूसरी यूनिट की, दूसरी यूनिट में आपका 2 ही चैप्टर हैं, तीसरा और चौथा। पहले 5वां चैप्टर भी होता था, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है 5वां चैप्टर है वो पूर्णतः आपके सिलेबस से जो है वो हटा दिया गया है। तो ध्यान दीजिए पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं और 6 नंबर का, दूसरी यूनिट में भी 2 चैप्टर हैं, तीसरा और चौथा, जिसमें हम विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात करते हैं, और चौथे चैप्टर में हम विश्व जनसंख्या संरचना की बात करते हैं। और ये दोनों चैप्टर हैं आपके 5 नंबर के। तो तीसरे और चौथा दोनों चैप्टर हैं वो 5 नंबर के हैं। अब कोई हो सकता है 3 नंबर का इसमें से आ जाए, 2 नंबर का इसमें से आ जाए, हो सकता है किसी एक चैप्टर से ही 5 का आ जाए, तो लगभग। लेकिन हालांकि बोर्ड परीक्षा में एक रहता है भी, हर चैप्टर में से प्रश्न आता है। तो पहले और दूसरा चैप्टर है वो 6 नंबर का है, तीसरा और जो चौथा चैप्टर है वो आपके 5 नंबर का है। उसके बाद देखिए छठा चैप्टर, तीसरी यूनिट हो गई। अब आपकी छठा जो चैप्टर है, छठे चैप्टर का नाम है आपको पता है विश्व मानव अधिवास। छठा चैप्टर है वो 4 नंबर का है। छठा चैप्टर आपका 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो यूनिट है उसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट, उसके अंदर आपके 3 चैप्टर है, 7वां, 8वां और 9वां। 7वां चैप्टर है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, 8वां है प्राथमिक व्यवसाय और 9वां है द्वितीयक व्यवसाय। तो 7वां, 8वां और 9वां ये जो तीनों चैप्टर हैं ये हैं अब आपके 5 नंबर के। 7वें, 8वें और 9वें में से बोर्ड में आपका 5 नंबर का प्रश्न है वो आएगा। उसके बाद बात करें 10वां चैप्टर आपका पूर्णतः हटा दिया गया है, 11वां चैप्टर भी हटा दिया गया है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है आपकी इधर खंड ए में वो है 12वां चैप्टर। हालांकि 12वें चैप्टर से भी एक टॉपिक हटा दिया गया है, जो पर्यावरणीय सम्मेलन है वो हटा दिया। इसी प्रकार छठे चैप्टर में भी आपको मैंने बता रखा है भी धारावी बस्ती वाला जो लास्ट वाला टॉपिक है वो भी इसमें से हटा दिया गया है। तो पर्यावरण वाला जो चैप्टर है वो कभी पहले 2 नंबर का हुआ करता था, अब वो 3 नंबर का है, 3 नंबर का। तो ध्यान दीजिए पहला दूसरा चैप्टर 6 नंबर का, तीसरा और चौथा चैप्टर है वो 5 नंबर का, छठा चैप्टर है वो 4 नंबर का, 7वां, 8वां और 9वां ये तीनों चैप्टर अब 5 नंबर के हैं, और लास्ट 12वां जो चैप्टर है वो अब आपका 3 नंबर का है। और खंड ऐसे ही आपके पूछा जाता है वर्ल्ड मानचित्र, विश्व मानचित्र का एक प्रश्न आता है जो कभी 2 नंबर के आया करते थे, अब इसके नंबर को बढ़ाकर कर दिया गया है 5। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अब भूगोल में मानचित्र की वैल्यू भी बढ़ गई है। अब 5 का मतलब जहां तक मुझे लगता है आपको विश्व मानचित्र पर अलग अलग महाद्वीप में कोई भी लोकेशन जो आपकी किताब में दी गई है उन्हीं में से 5 लोकेशन आपसे पूछेगा और हर लोकेशन 1 नंबर की होगी। ध्यान दीजिएगा। तो
तो अब आप जोड़ लीजिए, तो खंड ए टोटल 28 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 56 नंबर का बोर्ड में पेपर होगा। तो 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20 और 3 23 और 5 28। तो समझ गए होंगे अब कौन से चैप्टर, आप यूनिट के चक्कर में चाहे मत पढ़ो, आप चैप्टर के हिसाब से समझ लो। पहले 2 चैप्टर 6 नंबर के, अगले 2 चैप्टर 5 नंबर के, फिर छठा अकेला है वो 4 नंबर का, 5वां हट गया है, छठे में से धारावी बस्ती हट गई है, फिर 7वां 8वां 9वां 5 नंबर का, 10वां 11वां चैप्टर हट गया है, 12वें में से पर्यावरण सम्मेलन को छोड़ दें तो 3 नंबर का, और विश्व मानचित्र इस बार 5 नंबर का आएगा। तो आगे बढ़े, समझ रहे होंगे आप, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी बात। अब बात करते हैं खंड ब। खंड ब की अगर बात करें तो पहले जो 13वां और 14वां जो चैप्टर है इसके अंदर, भारत के 13वां चैप्टर है अपने भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और 14वां है भारत की जनसंख्या संरचना। ये दोनों चैप्टर भी 6 नंबर के हैं। 13वां और 14वां चैप्टर अब 6 नंबर का है। उसके बाद 15वां चैप्टर हटा दिया गया है, 16वां हटा दिया गया है, 17वां चैप्टर हटा दिया गया है, 18वां चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद आता है आपका 19वां और 20वां चैप्टर। 19वां और 20वां चैप्टर भी आपके अब 6 नंबर का है। तो 13वें और 14वें में से 6 नंबर का बोर्ड में प्रश्न आएगा। 6 में मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के कैसे भी आ सकते हैं। और 19वें 20वें इन दोनों चैप्टर से भी 6 अंक की हो गए ये दोनों चैप्टर। उसके बाद आपको पता है 21वां पाठ भी हटा दिया गया है, 22वां पाठ भी हटा दिया गया है। और उसके बाद आते हैं अपने राजस्थान से संबंधित 3 चैप्टर, 23वां 24वां और 25वां, जिसमें हम राजस्थान की सिंचाई और पेयजल 23वें में, 24वें में हम खनिज और उद्योग राजस्थान के पढ़ेंगे, और 25वें चैप्टर में हम राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियों पर बात करेंगे। और ये यूनिट हो गई, अब जो चैप्टर हैं तीनों ये हो गए अब 10 नंबर, जो पहले कभी 5 ही नंबर के हुआ करते थे। और उसके बाद रह गए 2 मानचित्र आपके, भारत के और राजस्थान के। तो इन दोनों मानचित्रों की बात करूं तो अब ये 6 अंक के होंगे, पहले ये भी 2-2 अंक के होते थे, 6। तो इसका संभावना ये रहेगी भी 3 नंबर का इंडिया का मैप का प्रश्न आएगा और 3 नंबर का ही राजस्थान का आएगा। और इसमें संभावना रहेगी, जैसे इसमें मैंने कहा 1-1 नंबर के 5 आने की संभावना रहेगी, भारत और राजस्थान में संभावना रहेगी आधे आधे नंबर के, 6 भारत की लोकेशन और 6 ही राजस्थान की लोकेशन, ताकि टोटल है वो आपके 6 नंबर की हो जाए। तो 3 नंबर का भारत का मानचित्र और 3 नंबर का राजस्थान का मानचित्र। और अगर हम मानचित्र की बात करें तो 5 नंबर का विश्व मानचित्र और 6 नंबर का भारत और राजस्थान, यानी 11 नंबर मानचित्र पर। बहुत अच्छी बात है भी, एक भूगोल के विद्यार्थी को मानचित्र की तैयारी है वो बहुत अच्छे से होनी भी चाहिए। तो शायद ये अंक आपको मानचित्रों को समझने में, लोकेशन को समझने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके टोटल की, तो ये भी 28 होने चाहिए, 6 और 6 और 6 18 और 10 28। तो हो गए ना 28 और 28 56। 14 नंबर स्कूल से सत्रांक, जो आपको नोट्स और जो मैं कहता हूं पेपर दिया करो उसके आधार रहेगा। और फिर 30 नंबर का बोर्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो इस बार 30 नंबर की रहेगी, हर बार 30 की होती है। 56 और 14 मिलाएं तो ये हो गया 70, और 70 और 30 मिलाकर टोटल पूर्णांक हो गया 100। तो यानी इस बार के इस मार्किंग सिस्टम को आप देखेंगे तो आप, मैं कहता हूं आप सब बच्चे 90 प्लस, जो हमने कहा ना अब की बार 90 पार की जो बात करते हैं वो बिल्कुल सार्थक हो सकती है। हर बच्चा, मैं कहता हूं अगर बच्चा अब भी जुड़ता है तो भी वो 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकता है। अब बात ये भी 90 प्लस कितने आप कर पाते हो वो आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण पर निर्भर करती है। मैंने हर चैप्टर को, आपने देखा होगा, आप बहुत से बच्चे मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, मैंने हर चैप्टर को पूरा विस्तृत रूप से आपके सामने क्लियर किया है। हम 20वें चैप्टर को अब कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद 3 चैप्टर बच जाएंगे। उसके बाद हमें मानचित्रों की श्रृंखला भी चलानी है, फिर हम प्रायोगिक परीक्षा के बारे में उसके
भी पढ़ेंगे, इन चैप्टरों को रिवाइज भी करेंगे, इनके टेस्ट भी रिवाइज करेंगे। तो ये प्रक्रियाएं आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो ये लगातार चलती रहेगी। और मैं आपसे वादा करता हूं भी आप सब बच्चे अगर ईमानदारी से आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप सबके अब की बार 90 पार वाली बात है वो 100% सार्थक होगी। और बस आपका समर्पण मांगता हूं, वो चीज होनी चाहिए बस। तो एक बार पुनः देखिएगा, अंक विभाजन बोर्ड ने जारी कर दिया है भूगोल का। तो पहला दूसरा पार्ट 6 नंबर का, तीसरा चौथा 5 नंबर का, छठा पार्ट 4 नंबर का, 7वां 8वां 9वां चैप्टर 5 नंबर का और 12वां चैप्टर 3 नंबर का। जिन चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा बीच में वो हट गए हैं। और विश्व मानचित्र का 5 नंबर का। खंड ब में बात करें तो 13वां 14वां दोनों चैप्टर 6 नंबर के हैं, 19वां 20वां 6 नंबर के हैं, 23वां 24वां 25वां वो 10 नंबर के हैं, और इंडिया और राजस्थान के जो मानचित्र हैं वो 6 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से आपका इस साल बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है वो रहेगा। तो इस हिसाब से ही आपको चैप्टर वाइज हर चीज की अच्छे से तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और अब एक चीज और बता दूं, कुछ प्रश्न भी थे आपके, कुछ बच्चों के बहुत जबरदस्त प्रश्न थे। उन्होंने कहा सर आप कहते हो भूगोल में 25 पाठ हैं जबकि हमारी किताब में तो 26 पाठ है। तो मैंने पूछा भी 26वां पाठ कौन सा है? क्या सर 26वां पाठ तो परिशिष्ट है। तो अब विद्वान साथी, शायद आप विद्वान हो गए हो, आपने कभी पेज पलट के देखा ही नहीं होगा भी उसमें दिया हुआ क्या है। तो फिर आपने किताब तो क्या पढ़ी होगी? क्योंकि जिस बच्चे ने मेरे साथ मेरी क्लास के साथ अगर किताब भी पढ़ी है तो उनका यह प्रश्न नहीं होना चाहिए था कि मेरे किताब में तो 26 पाठ है। आप परिशिष्ट यानी उस अंतिम जो टॉपिक परिशिष्ट का जोड़ रखा है 26 नंबर देकर वो जोड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी उन 25 पाठ में आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल निकाल लेता हूं। परिशिष्ट के अंदर 26वें चैप्टर के हिसाब से अगर आपको लगता है तो आपके वहां पर लिखी हुई है सारणी 1 एशियाई जन समूह के देशों की जनसंख्या, उसके बाद यूरोपीय जनसंख्या, फिर सारणी 2 अफ्रीका। तो इसका मतलब है ये सारणी कहां होनी चाहिए? ये विश्व जनसंख्या वाले चैप्टर में यानी तीसरे पाठ की है। तो जब आप तीसरा पाठ पढ़ोगे तो वहां लिखा जाएगा कि सारणी 1 में ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो पुरानी किताब में तो क्या है, किताब के चैप्टर के अंदर ही दिए हुए हैं ये सारी टेबल, और नई जो बाद में छपी थी किताब 18-19 वाली, वो उनके ये जो टेबल्स हैं वो सारी लास्ट में जोड़ दी, वो परिशिष्ट है। तो वो तो ऑलरेडी आपके सिलेबस का हिस्सा हो गई उस संबंधित पाठ का भी। वो टेबल किस पाठ की है वो उस जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां अपने आप अपने को पता चल जाता है। तो चैप्टर आपके 25 ही है। 26वां जो चैप्टर परिशिष्ट आप कह रहे हो वो तो ऑलरेडी उन चैप्टर के अंदर जो टेबल बनी हुई है वो लास्ट में दी हुई है। पुराने किताब में तो चैप्टर के अंदर ही है, और नई जो बाद में छपी थी 1 साल बाद में तो उनके लास्ट में वो दी हुई है। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है इन चीजों को आप समझें। और दूसरा ये, बहुत से बच्चों का ये कमेंट रहता है सर आप जो भूगोल में नया जो सिलेबस आ गया उसके बारे में बताएं। तो भाई मैंने हर जगह चैनल की प्लेलिस्ट डाल रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आपको जिन बच्चों ने नहीं देखा, मैं कहूं जो सिलेबस वाला जो वीडियो है वो 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट है वो उसको देख चुके हैं। आप कहां रह जाते हो, समझ में नहीं आता इस चीज को। और दूसरा, आपकी बात को एक टेंशन रहती है सर बोर्ड पेपर कब होंगे, बोर्ड पेपर तो जल्दी हो रहे हैं, सिलेबस करवा दो, ये करवा दो, फलाना दिन का। और रही कई कसर आज संजीव पासबुक वालों ने पूरी कर दी। बड़े दुख की बात है, हर आदमी अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कब किसको कितना डिमोरलाइज कर देगा। यहां 2 तरह की बातें आ जाती है भी। संजीव पासबुक का आज बड़ा विज्ञापन देखा और उस विज्ञापन में दे रखा था बोर्ड ने जारी कर दिया है, मार्च में बोर्ड परीक्षा होने जा रही है 10वीं और 12वीं की, और सब पेपर देना अनिवार्य, फला दिमका पूछड़ा, जितना उनको करना था, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है। किस बच्चे पर इसका फर्क पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है। आज कुछ बच्चों के फोन आए, कुछ के आई, खुशी रही भी, ज्यादा बच्चे गुमराह नहीं हुए। उन्होंने कहा
सर आप तो कह रहे हो पेपर लेट होने की संभावना है, ये संजीव पासबुक का देखो पत्रिका में आज न्यूज आई है, भास्कर में न्यूज आई है, ये तो कह रहे हैं मार्च में ही होगा। सर हमने तो ये नहीं किया, ये समझ में नहीं आएगा, कैसे कवर होगा, स्कूल खुलने की अभी संभावना नहीं है। ऐसे बहुत से प्रश्न थे बच्चों के। अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की उनको। देखिए उन्हें अपना माल बेचना है, आप ऐसे धंधों में मत पड़ा करो। आपको ज्यादा कोई टेंशन रहती है, आप अपने स्कूल के टीचर से बात कर लिया करो। मेरा प्रयास यही रहता है सही और उचित जानकारी ही मैं आप तक उपलब्ध करवा सकूं। आज दिन में जैसे ही सिलेबस जारी हुआ मैं स्कूल में था। स्कूल में क्योंकि मैं सारा काम आपके लिए जो करता हूं वो स्कूल टाइम के बाद करता हूं, और अब आपको पता है स्कूल की टाइमिंग है वो 10 से 4 हो गई, तो फिर 4 बजे के बाद फिर 5 बजे घर पहुंचता हूं, फिर थोड़ा सा फ्रेश होके आपके लिए ये फिर वीडियो बनाने लग जाता हूं। तो अपने आप को मैंने आपके लिए समर्पित कर रखा है भी, हाँ मैं बच्चों के लिए उनकी इस बुरे टाइम में मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो एक अच्छी जानकारी हमेशा आप तक उपलब्ध करवाने की मेरी एक जिम्मेदारी रहती है, और उसका निर्वहन मैं ईमानदारी से करता भी हूं। तो आप यहां से जानकारी ले सकते हो, अपने स्कूल में अपने टीचर से आप संपर्क कर सकते हो। ऐसे आजकल की बकवास बातों पे ध्यान मत दिया करो। मैं आपको एक मेरी व्यक्तिगत राय जरूर कहना चाहूंगा। ये कोई एक तो मैं ये कह रहा हूं भी ये किसी शिक्षा विभाग की न्यूज नहीं है, एक सिर्फ आपके उन प्रश्नों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों के टेंशन है सर बोर्ड पेपर कब होंगे, क्या होगा। तो आपके उस टेंशन से आपको मुक्त करने के लिए मैं अपनी तरफ से अपनी एक व्यक्तिगत राय आपके सामने रख रहा हूं। मेरा उद्देश्य यहां किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, न कोई मानसिक नुकसान पहुंचाना मेरा यहां उद्देश्य नहीं है। आप सरकार चाहती है स्कूल खुले, आप ये मत सोचिए भी सरकार नहीं चाहती भी स्कूल नहीं खुले। विभाग चाहता है, सरकार चाहती है, लेकिन देखिएगा कोरोना की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी सब चाहते हैं भी हम बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो हमारे गार्जियन हैं, तो उनका सोचना सही है। जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल होती है हम इस चीज पर कंट्रोल की तरफ बढ़ें, तो भी हम इसको जो स्कूल ओपन की या कॉलेज ओपन की हम बात करें। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को भी ये मजाक लगे, लेकिन जिन परिवार के साथ ये समस्या हुई है कोरोना पॉजिटिव की, जिन परिवार में जो दुर्घटना हो गई, कोई डेथ हो गया, शायद वो अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज को भी ये कितनी बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए। और आपको पता है कई देशों में लॉकडाउन दोबारा लगाने की नौबत आ चुकी है, लेकिन क्या पता हमारे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हमने इसको मजाक बना लिया है। पूछिएगा जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, जिन्होंने, अब तो मैं जिस शहर में रह रहा हूं वहां पर भी छोटा सा शहर संगरिया, जहां भी ये समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो आप इसे हल्के में कैसे ले सकते हो? आप ये मानिए गवर्नमेंट आपके लिए जो भी डिसीजन लेगी वो अच्छा होगा। और एक चीज मेरा व्यक्तिगत, मैंने कहा स्कूल खुलने के बाद ही बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी, और मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कम से कम स्कूल खुलने के 2 या 3 महीने तो कम से कम आपको बोर्ड परीक्षा के लिए मिलेंगे। और अगर विभाग को जरूरत पड़ी तो सिलेबस और कम कर देंगे, लेकिन आपके साथ किसी भी विद्यार्थी का अहित नहीं होने देंगी। जो अपना शिक्षा विभाग है, जो हमारी सरकार है, वो किसी बच्चे का अहित नहीं होने देगी। आप ये विश्वास रखिएगा। तो आप ऐसे इन पासबुकों की न्यूज पर मत जाइएगा। अब आप यही है, जब तक कोई सही गाइडलाइन अपने लिए नहीं आती भी स्कूल कब ओपन सरकार करेगी, जब करेगी तो आपको पत्रिका के माध्यम से, आपके अपने स्कूल के माध्यम से आपको सूचना हो जाएगी। इसलिए मत सोचो भी स्कूल कब खुलेंगे। मैं समझ सकता हूं सब बच्चे यही चाहते हैं। मेरा बेटा सुबह शाम हर टाइम यही बात कहता है, पापा स्कूल खुलवा दो, जैसे पापा के हाथ में ही सब कुछ है। लेकिन वो तो बच्चा है, उसे लगता है मैं बोर हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, ऐसे ऑनलाइन मेरी स्टडी नहीं हो रही, मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है, मेरे क्लासमेट के साथ जाना है, स्कूल जाना है। सब समझता हूं आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। वो छोटा है, आप बड़े हो, आप में समझ ज्यादा है। तो समझिएगा इस विकट परिस्थिति में हमें हमारे धैर्य को बनाए रखना है। बस एक ही है भी किसी भी करके हम पढ़ाई से जुड़े रहें
और जब तक कि परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो हम अपने ऊपर काबू रखें, हौसला बनाए रखें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। तभी तो मैं अक्सर कहता हूं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, टेंशन मत रखिए। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें प्लीज, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। सत्रांक वाले नंबर भी तो लेने हैं आपको, वरना फिर आप हम पर ही आरोप लगा दोगे भाई हमें तो कम नंबर दिए हैं। अभी से आप अपना ईमानदारी से काम है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। और दूसरा, एक हिंदी वाले अनिवार्य में भी आपकी एक शिकायत थी भी बहुत कम डिलीट हुआ है ये वो जो भी, तो मैंने हिंदी वाले सर को भी कह दिया है भी आप भी उसको वीडियो बना के हैं वो बच्चों को उपलब्ध करवाएं। तो हो सकता है आजकल में वो भी बहुत जल्द, क्योंकि वो किसी कारण से बिजी थे, तो आज या कल वो फ्री होते ही आपके लिए वो वीडियो भी जारी कर देंगे भी हिंदी अनिवार्य में कक्षा 12 में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से क्या संशोधन उसमें हो गया, मार्किंग सिस्टम क्या रहेगा, वो चीज भी आपको सर है वो जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और विस्तृत आपको सिलेबस में क्या कटा है क्या नहीं कटा उसका पिछले वाले जो वीडियो है उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा अगर जरूरत महसूस हो तो। और प्लस इस मार्किंग सिस्टम के हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और हर एक नॉलेज बढ़ाने वाले बच्चे को मैंने पहले ही कहा आप यही कोशिश कीजिए भी 1-2 बार कम से कम पूरा सिलेबस आप भी अच्छे से कवर है वो कीजिए। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जुड़कर अवश्य लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। और मैं आप सब बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सबके प्यार और दुआओं की बदौलत है आपका ये चैनल है वो प्रोग्रेस कर रहा है। आप ही है जिन्होंने आज इसको लाखों जो व्यूज हैं आज वो आपकी बदौलत आए हैं। हजारों लोगों को आपने इस चैनल से जोड़ा है, तो ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है। उसके लिए आप सब बच्चों का, मेरे शिक्षक साथियों का धन्यवाद। और इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखिए। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो एक बार फिर कहूं आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई ट्राई माय बेस्ट, आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।